विख्यात पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा था कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बटेश्वर मंदिर परिसर के 80 मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ है। लेकिन पुनर्निर्माण का वह कार्य कांग्रेस के राज में ही यानी 2004 से 2008 के मध्य हुआ। बीजेपी की सरकार में एक भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। उनके इस साक्षात्कार के बाद लोगों में गुस्सा है, लेकिन वस्तुस्थिति का भान नहीं है। बटेश्वर के मंदिर परिसर की स्थिति को समझने के लिए वहां की यात्रा आवश्यक है। हमने 5-6 यात्राओं के बाद वर्तमान स्थिति को समझने के प्रयास किए। इन भग्नावशेषों का शास्त्र सम्मत पुनरुद्धार कोई खेल नहीं है, वह एक महातप है, विकट साधना। उसमें विशाल धनराशि के साथ दक्ष कलावंतों की भी आवश्यकता है। जब के मोहम्मद कहते हैं कि भाजपा सरकार ने बटेश्वर में मंदिरों के पुनर्निर्माण नहीं करवाए, तब हमें जरा ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आंशिक सत्य है बल्कि भिन्न परिप्रेक्ष्य में विचारणीय भी है। सरकार काम करवा रही है। चंबल और बुंदेलखंड के अनेक मंदिरों के पास छोटे मोटे जीर्णोद्धार और आगामी समय में बड़े जीर्णोद्धार की हलचल का हमें भान है। भारत भूमि पर पिछले 800-900 वर्षों के आक्रांता युग में 30,000 मंदिरों का ध्वंस किया गया। संख्या इससे भी अधिक होगी। पुरातत्व विभाग स्वयं प्रमाण देता है। विद्वान इतिहासकारों की पुस्तकें प्रमाण देती हैं। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। अयोध्या, काशी, उज्जैन और मथुरा आदि जागृत तीर्थ में हो रहे कार्य या विशाल संख्या में पड़े इन भग्नावशेषों का उद्धार। इन सभी भग्नावशेषों का पुनरुत्थान इतने कम समय में संभव नहीं है। यह किसी तरह से व्यावहारिक भी नहीं। बटेश्वर की श्रृंखलाबद्ध यात्राओं पर हमने उन अद्वितीय मंदिरों के ध्वंस से लेकर पूर्व में उनके जीर्णोद्धार का सत्य, वर्तमान दशा और नवीन मंदिरों के पुनर्निर्माण की क्या रूपरेखा है, यह सब बताने दिखाने के प्रयास किए हैं। वहां के ध्वंसावशेषों का पुनरुत्थान क्यों महाजटिल कार्य है, इसे ध्यान से देखना होगा। आज वहां जिन बड़े मंदिरों का पुनर्वैभवीकरण हो रहा, वह भला किस तरह से संपन्न किया जा रहा। इन भूत भग्न देवालयों को पूर्व का रूप देना कोई चुटकुला नहीं है। वहां विश्वकर्मा नहीं बैठे हैं कि हाथ फेरा और नगरी बस गई। बटेश्वर में जिन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, वे सभी मंडपिका शैली के मंदिर हैं। यानी 2-3 मंदिरों के पुनर्निर्माण के बाद बिखरे पत्थरों का मिलान उतना दुष्कर कार्य नहीं रहा होगा। वह किसी एक पजल को बार बार हल करने जैसा है। एक बार हल कर लिया तो दूसरी बार वह सरल होगा। इस तरह निर्माण की प्रक्रिया सरलतर होती चली जाएगी। लेकिन बटेश्वर में 100 से अधिक अन्य मंदिरों के भग्नावशेष भी पड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे मंदिर मंडपिका शैली के नहीं थे। वे कुछ बड़े अधिष्ठान पर हजारों लाखों टन पत्थरों का भार लिए पड़े हुए हैं, जिनकी कोई संरचना अब हमारे पास नहीं रही। जो प्रस्तर खंड और मंदिरों के अवशेष वहां पड़े हुए हैं, उनमें से 90% आधे अधूरे या खंडित हैं। उन मंदिरों के स्वरूप या अधिष्ठान के ऊपर वेदीबंध से शीर्ष तक के आकार का हमें कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उनका पुनर्निर्माण एक दुस्साध्य कार्य है। तथापि सरकार ने बटेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण ही प्रमाण है। भीतर भी निकट भविष्य में काम शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जिस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर हमारे पास है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि ये जो मंदिर जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है, वो सुधा मूर्ति फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने इसमें रुचि ली है। आप मेरी इस भाव यात्रा पर बने रहें, ताकि मैं इस मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर सकूं। यह आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक अन्य मंदिर का भग्नावशेष है, और निश्चय ही एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था, क्योंकि आप अधिष्ठान देखें तो ये एक विशाल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पूरी तरह से ध्वस्त है। अब आप कहें कि इसे कैसे हम इसका पुनर्निर्माण करें, क्या यह आसान है? ये अत्यंत ही जटिल कार्य है, लगभग असंभव है। हम इसे अपनी इमेजिनेशन से सोच करके हम कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये कुछ इस तरह का रूप पाएगा या प्राप्त करेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि मैंने अपनी पिछली यात्राओं पर बताने का प्रयास किया है,
कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मंदिर के बाहर जो एक छोटी-सी प्रतिमा है नंदी की, वह सारी प्रतिमाएँ मुख से खंडित हैं। यह संभव ही नहीं है कि कहीं भूकंप आया हो और वहाँ पर नंदी की सारी प्रतिमाएँ मुख से खंडित हो गई हों भूकंप में। भूकंप में इतना स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इस क्षेत्र के कई मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। नरेश्वर से लेकर महोबा के राहिलिया मंदिर के लिए करोड़ों आवंटित किए गए हैं। ध्वंसावशेषों की संख्या बहुत बड़ी है। चंबल और बुंदेलखंड में ये बिखरे पड़े हैं। धन और संसाधन एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। के मोहम्मद के साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण बात छूट गई है कि बटेश्वर के ये मंदिर कैसे गिरे थे। इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। भूकंप की संभावना को छूकर बात आगे बढ़ा दी गई, किंतु भारत के विशालतम मंदिर परिसर का ध्वंस एक महत्वपूर्ण विषय है और वह किसी भूकंप का परिणाम नहीं था। आज से 600 वर्ष पहले मध्य भारत के इस क्षेत्र में किसी प्रलयंकारी भूकंप का प्रमाण नहीं मिलता। वैसे भी यह क्षेत्र भूकंप के खतरनाक जोन में नहीं आता है। भूगर्भ शास्त्र के विद्वानों का मत है कि 8 से ऊपर लगभग 8.5 की तीव्रता वाले भूकंप में ही ऐसा ध्वंस संभव था और तब मंदिरों के अधिष्ठान में भी दरारें पड़ती, लेकिन उनमें दरार नहीं है। फिर भूकंप से ध्वंस कैसे हुआ? क्या वह आकाश से आया था? बटेश्वर से लेकर कक्कन मठ तक हमने यही पाया कि ये सभी देवालय आक्रांताओं का आघात झेलते रहे हैं। एक साधारण सजग यात्री भी अनुभव कर सकता है कि ये देवगृह तोड़े गए थे। आज जब एक सांस्कृतिक जागरण आया है और सरकार से कुछ आशा जगी है, तब हम हाहाकारी स्वरों में अधीर होकर सब कुछ सुधारने की मांग कर बैठते हैं। यह एक लंबी और महाजटिल प्रक्रिया है जिसमें दशकों का समय लगने वाला है।